हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। जिस चैनल के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं उसका नाम है द लेट्स ग्रैब इट। अभी तक हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के जो क्लास 9th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। जैसे हमने सेल के बारे में स्टडी की थी, सेल के डिस्कवरी के बारे में स्टडी की थी। फिर उसके बाद हमने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल का शेप क्या है, साइज़ क्या है, कौन सा सेल बड़ा है, कौन सा सेल छोटा है, इन सब के बारे में बातें कर चुका है। इसी चैनल पे आपको जो 4 वीडियो हैं, इसके पहले ये 5वां वीडियो हमारा होने वाला है। इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन अगर आप वो 4 वीडियो आपको नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बारीकी से वहाँ पे उसका सलूशन दिया हुआ है। ओके, ठीक है। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आज के क्लास में हम देखेंगे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कि जब सेल को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। ठीक है ना। माइक्रोस्कोप 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। गॉट इट। आई होप आप लोग को ये चीज़ें पता होंगी, मैंने आप पिछले वीडियो में अपने बता रखा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम जानते हैं जो हमने पढ़ा है कि 2 तरह के सेल हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जैसे बीजे वगैरह हैं। और हम लोग जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसमें कौन से आते हैं, यूकैरियोटिक। तो हम आज यूकैरियोटिक के सेल के बारे में पढ़ेंगे। अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो हमको क्या दिखेगा। तो हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें अगर एनिमल की बात कर लिया जाए तो एनिमल्स के अंदर डिफरेंट तरह के सेल हैं। भाई मसल सेल हमारे कैसे होते हैं, मसल सेल हमारे स्पिंडल शेप के होते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना, स्पिंडल शेप के होते हैं, आपने देखा होगा। और हमारे जो ब्लड सेल होते हैं, एक बाइकॉन्केव होता है, आरबीसी इसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता। वहीं पे नर्व सेल की बात करें हम तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि जो ये सेल्स हैं, डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे स्टडी करेंगे। और ये सेल अलग अलग होते हुए भी बहुत सारे सेलों में क्या होता है, एक ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। लगभग सभी सेलों में एक ही स्ट्रक्चर पाया जाएगा और उनका फंक्शन भी एक ही तरह का होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनिए कि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं बेटा, उनमें बहुत तरह के सेल ऑर्गेनेल्स पाए गए हैं, उसके अंदर बहुत सारे और ऑर्गन पाए गए हैं। और सभी सेल का स्ट्रक्चर जैसे मसल सेल, आरबीसी, ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, ब्लड सेल, नर्व सेल जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, तो सभी सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है। लेकिन अलग अलग होते हुए भी इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी जो सभी सेल के पास होगा और उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों में क्या, सभी में क्या होगा, सेम होगा। सुना। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके बेटा, आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ें लिखी हैं, जरा देखिएगा। कह रहा है वी नो दैट, हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल, कैसा सेल, यूकैरियोटिक सेल हैव डिफरेंट सेल। मैंने अभी दिखाया जैसे मसल सेल, ब्लड सेल, ठीक है, नर्व सेल, ऐसे बहुत सारे सेल हैं, स्पर्म सेल, ठीक है, स्किन सेल, एंड वेरीज in their size and shape. However, some common structure also occur and these structure क्या कह रहा है, varies in their size, कह रहा वेरी करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है एनिमल बॉडी में, ठीक है ना, वहीं पे स्पर्म सेल सबसे स्मॉल सेल होता है। तो क्या कह रहा है कि इन देयर साइज, कह रहा वेरी करते हैं साइज में, और किस में वेरी करते हैं, शेप पे, शेप भी डिफरेंट होगा। अभी मैंने स्पिंडल शेप का बनाया था, हमारे जो नर्व सेल होते हैं वो इलॉन्गेटेड होते हैं,
आरबीसी जो होती है वो बाइकॉन्केव होती है, और सभी का स्ट्रक्चर और सभी का कह लो कि शेप दोनों अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होता है। हाउएवर सम कॉमन स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ कॉमन स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं आगे हम बताने वाले हैं। आल्सो अकर पाए जाते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर हैव कॉमन फंक्शन, ठीक है ना, और उनका फंक्शन भी कैसा होगा, एक समान होगा, ठीक है ना, सेम होगा। ऐसा नहीं है कि अगर सेल मेम्ब्रेन हमारे ब्लड सेल में पाया जा रहा है और दूसरे किसी सेल में, नर्व सेल में अगर जो सेल मेम्ब्रेन होगा उसका काम अलग होगा, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन हम उसका नाम अलग रख देते हैं। सुनना, हम धीरे धीरे चीज़ें जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। कह रहा है दीज स्ट्रक्चर एज फॉलोज, कौन कौन से हैं, कह रहा है कि सेल एनवेलोप क्या होता है बता रहा हूँ, प्रोटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, 3 तरह का क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे हमने क्या कहा कि जो सेल है बेटा, क्या है, सेल है, ठीक है, उसके पास 3 मेन स्ट्रक्चर हैं। कितने मेन स्ट्रक्चर हैं, 3 मेन स्ट्रक्चर हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे हमने पहले बोला कि सेल ऑर्गेनेल हो गया, सॉरी सेल इन्वेलोप, सेल इन्वेलोप। अब सेल इन्वेलोप होता क्या है, सेल इन्वेलोप, सेल मतलब हो गया सेल, और इन्वेलोप मतलब होता है लिफाफा, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को पैक करने वाला। तो जैसे मेरे पास एक है, गत्ता है और डिब्बा है, उसके ये देखिए, इसको आप लिफाफा समझिए। क्या कर समझिए, लिफाफा। लिफाफा कैसा होता है, चारों तरफ से पैक होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने शादी विवाह में गया होगा, किसी पार्टी में गए होगे, तो आपको पैसा अगर देना होता है तो आप लिफाफे के अंदर देते हो। तो वही बात कह रहा है कि जो सेल होता है वो पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, उसका सेल इन्वेलोप होगा। क्या करता है, जैसे देखिए, अगर मुझे इस मार्कर को पैक करना हो तो मैं क्या करूँगा, इसमें रख दूंगा और इसको मैं आराम से बंद कर दूंगा, ठीक है ना, ये पूरा बंद हो गया। तो ये हुआ क्या बेसिकली, अब ये सेल और ये जो मैंने इसके अंदर मार्कर डाला वो गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि वो क्या हो गया है, पैक हो गया है। क्या हो गया है, पैक हो गया है। ठीक इसी तरह से हमारे जो सेल के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो इधर उधर ना जाएं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक इन्वेलोप होता है, एक लिफाफा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल इन्वेलोप नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं, सेल इन्वेलोप नाम दिए हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है सेल वॉल, क्या होता है बेटा, सेल वॉल, और दूसरा जो होता है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अभी चीज़ें आएंगी, हम डीपली पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। मैंने क्या कहा कि सेल एनवेलोप क्या होता है, जो सेल को चारों तरफ से उसके सराउंडिंग से कवर करेगा, ठीक है ना, उसको हमने क्या बोला, सेल एनवेलोप बोला। ये 2 तरह के होते हैं, एक हमारा सेल वॉल और दूसरा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, मोस्टली कहाँ होता है, प्लांट्स में होगा बेटा। और वहीं पे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कहाँ होगा, ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में होगा, यानी कि बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। समझ में, सेल वॉल मोस्टली प्लांट में होंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाएगा, एनिमल के अंदर पाएगा। फिर दूसरा आता है प्रोटोप्लाज्म। क्या आता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अब इसके अंदर किसका हम अध्ययन करेंगे, तो प्रोटोप्लाज्म में हम सेल के अंदर जितने भी लिक्विड पाए जाते हैं उसका हम स्टडी करते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक एनिमल सेल है, क्या है, एनिमल सेल है, और यूकैरियोटिक है, तो यानी कि ये न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। जो सेल के अंदर लिक्विड पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या
क्या बोलते हैं? साइटो, इधर ना लिख के, अगर नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। जो सेल के अंदर लिक्विड पाया गया उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। साइटो मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब एक लिक्विड, ठीक है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस क्या है, और प्लाज्मा मतलब लिक्विड। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड साइटोप्लाज्म। अब जब दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, तो उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रोटोप्लाज्म का। किसका अध्ययन करते हैं? प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है ना। अब देखिए, अब तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है? सेल ऑर्गेनील्स। सेल ऑर्गेनील्स, अब ध्यान से देखिएगा। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन और पाए जाते हैं। जैसे जो लिक्विड पाया गया उसको हमने प्रोटोप्लाज्म में अध्ययन कर लिया, जो मेम्ब्रेन पाई गई है उसको हमने सेल इन्वेलप में अध्ययन कर लिया। जितने भी और चीज़ें बचते हैं, यानी कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दीजिए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ दीजिए, और सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें बचते हैं उसको हम स्टडी किस में करते हैं? उसका स्टडी हम सेल ऑर्गेनील्स में करते हैं। किस में करते हैं? सेल ऑर्गेनील्स में करते हैं, ठीक है ना। तो सेल ऑर्गेनील्स में जैसे हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएंगे। क्या होते हैं? सारे को हमको पढ़ना है, एक एक करके हमको पढ़ना है, ठीक है ना, घबराइए नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ओके, ठीक है। चलिए एक एक का हम नाम लिख दे रहे हैं। जैसे आपको क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन बनाता है। कैसे बनाता है? जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या नाम रख लीजिए, गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका लाइसोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, और फिर आपका वैक्यूल्स, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, न्यूक्लियस, ETC। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारे हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो सेल का क्या हो गया? सेल का हमने क्या देखा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, जिसमें हमने देखा यूकैरियोटिक सेल के पास डिफरेंट तरह के क्या हैं? सेल हैं, लेकिन उन सेलों में क्या है? सेम कुछ ऑर्गन्स ऐसे पाए गए हैं जो सभी में सेम पाए जाते हैं, ठीक है ना, और उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर भी सेम होता है। वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा सेल इन्वेलप, दूसरा हमारा प्रोटोप्लाज्म, तीसरा हमारा सेल ऑर्गेनील। सेल इन्वेलप क्या करता है? सेल इन्वेलप के अंदर सेल इन्वेलप क्या करता है? सेल को कवर करने का काम करता है। इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल बायोमेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल का जो काम होता है वो कहाँ पाया जाता है? ये मोस्टली प्लांट्स में पाए जाते हैं। वहीं पे सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा? ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जितने भी लिक्विड्स हैं, जैसे हमारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये कहाँ पाएंगे? ये प्रोटोप्लाज्म में पाएंगे। और सेल ऑर्गेनील्स में जो चीज़ें पाएंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, और फिर हमारे वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, एक्सेट्रा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेल इन्वेलप, अभी हमने बात की थी कि सेल के अंदर 3 स्ट्रक्चर हैं जो सभी सेलों में कॉमन पाए जाते हैं, जैसे हमारा सेल इन्वेलप, फिर हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म, फिर हमने देखा था कि सेल ऑर्गेनील्स। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेल इन्वेलप, इसको ख़त्म करेंगे, फिर प्रोटोप्लाज्म, देन वी आर शिफ्ट टू सेल ऑर्गेनील्स।
कह रहा है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सही बात है। अभी जैसे मैंने आपका लिफाफा दिखा था, तो आप पैसा अंदर डालते हो लिफाफे के अंदर, और जो सबसे ऊपरी लेयर होता है वो किसका होता है? लिफाफे का ही होता है। तो ठीक उसी तरह से जो सेल के ऊपर कवरिंग है, ठीक है, सेल के ऊपर जो कवरिंग है वही क्या होता है? उसका आउटर मोस्ट क्या होता है? कवरिंग होती है, ठीक है ना। तो वही बात कर रहा है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे हमने देखा भी था, ये हमारा सेल है, ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारा सेल वॉल है। तो ये क्या है? सबसे आउटर मोस्ट। इसके बाद सेकेंड आउटर मोस्ट ये वाला लेयर है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें पाई गई हैं ना, सुनना रही बातें। तो यानी कि कह रहा है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, इट इज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक। आप समझिए कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि अभी हम जब देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो हमको पता चलेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस तरह से अरेंज होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, और जो सेल वॉल है वो कैसा होता है, क्या होता है। तो कह रहा है ये यूकैरियोटिक में तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है वो सिंपल है। किसमें? प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल सेल। ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, तो वो कहाँ पे दिखेगा बच्चा? प्रोकैरियोटिक सेल में दिखेगा, ठीक है ना। और इनमें उतना डेवलप भी नहीं होते। ये जो सेल इन्वेलप होते हैं यूकैरियोट में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में उतने डेवलप्ड नहीं होते, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है इट प्रोटेक्ट। भाई जब बाहर लेयर पाया गया है, ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। जैसे हम घर के अंदर रहते हैं तो हम मान लो हमारा परिवार जो है वो एक रूम में है, ठीक है ना। तो एक रूम में होने की वजह से या एक घर के अंदर होने की वजह से, ठीक है, तो हम लोग क्या हैं? सेल ऑर्गेनिज्म हैं। अपने को मान लो सेल ऑर्गेनिज्म, जो परिवार है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आप मान लीजिए सेल ऑर्गेनिज्म। और जो आपका पूरा घर है वो एक तरह का इन्वेलप का काम करता है। बारिश हो रही हो, तूफान चल रहा हो, कोई भी चीज़ें हो रही हो बाहर, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है, आप अपने घर में पैक्ड हैं। तो आपकी सुरक्षा कौन कर रहा है? आपका पूरा घर के जो बाहर वॉल्स हैं, दीवारें हैं। तो ठीक उसी तरह से क्या कह रहा है कि जो सेल का सुरक्षा कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कौन है? वो है आपका सेल इन्वेलप, जिनमें हम सेल वॉल को पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। करे इट प्रोटेक्ट द सेल इन अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे मैंने कहा कि बारिश हो रही है और कुछ हो रहा है, तूफान आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आप घर में चले जाओगे तो वैसे ही सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल्स हैं वो बाहर टेम्परेचर क्या है, ठीक है, अदर चीज़ें जैसे प्रेशर क्या है, उस सब से क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। एंड रेगुलेट द लाइफ, और आपके लाइफ को आराम से क्या करेगा? चलाने का काम करेगा, रेगुलेट करेगा। कह रहा है कि सेल इन्वेलप इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। पहला हमारा सेल वॉल और दूसरा हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल कहाँ पाया गया है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया गया है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल क्या होता है। हमारा जो हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेल वॉल। चलिए, सेल वॉल बच्चा मोस्टली प्लांट में पाया जाता है, और यह क्या करता है? यह प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे अभी मैंने बताया सेल इन्वेलप जो है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक उसी तरह से सेल वॉल भी सेल इन्वेलप का पार्ट है, तो ये भी किस में हेल्प करेगा? प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। ठीक, अब फिर क्या है कि सेल वॉल कहाँ पे पाया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जा रहा है, एनिमल में ये चीज़ें एब्सेंट है। तो इन चीज़ों को हम लिख लेंगे, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स नॉट एनिमल। किसी भी एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा और एनिमल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, और प्लांट में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल दोनों पाई जाती है। फिर क्या कह रहा है? इट हेल्प टू मेंटेन द शेप
ऑफ सेल। यह क्या कह रहा है बच्चा, जो सेल वॉल होता है वो सेल के शेप को मेंटेन रखने का काम करता है। जैसे एक बैलून है, ठीक है ना, वो हार्ड बैलून है, टफ बैलून है, और फिर उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको वो क्या कर रहा है कि वो उसका शेप मेंटेन करेगा, ठीक है। बैलून अगर मैं फोड़ दूँ तो क्या होगा, सारे पानी बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे हमारे जो सेल के अंदर जो वाटर है, लिक्विड है, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर मैं सेल वॉल हटा दूँ, सेल मेम्ब्रेन हटा दूँ, तो सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। तो वही कह रहा है कि ये क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा किसको, आपके सेल के शेप को। कौन, सेल वॉल, ठीक है ना। चलिए तीसरा पॉइंट, इट इज रिजिड। रिजिड मतलब हार्ड। ये क्या होता है, ये हार्ड होता है, ये बहुत कठोर होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। प्लांट को मजबूती कहाँ से आती है, उनके सेल वॉल से आती है, ठीक है ना। ठीक है, जो प्लांट के सेल हैं मोस्टली उनकी जो मजबूती है, हार्डनेस है, वो कहाँ से आती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो कहाँ से आती है, सेल वॉल से आती है, ठीक है ना। चलिए पांचवा पॉइंट, इट इज, अब ये बना किसका है, तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसका बना है बेटा, सेलुलोज का। अब सेलुलोज क्या होता है, देखिए हमने ग्लूकोज पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ग्लूकोज, जिसको मैं किससे दिखा रहा हूँ, जी से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर, ठीक है, क्या बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं, ठीक है ना। उसी सेलुलोज का क्या बना है, ये प्लांट सेल वॉल बनता है। प्लांट का सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज से। चलो अगर बात की कर लिया जाए कि क्या है सेलुलोज, तो हम बोलेंगे सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। किसका पॉलीमर होगा, ग्लूकोज का पॉलीमर होगा क्या, सेलुलोज। समझ में आई बात, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सेलुलोज है, आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि सेलुलोज क्या है, सेलुलोज क्या है, वो प्लांट का सेल वॉल बनाएगा। और सेलुलोज क्या होता है, ये पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज होते हैं, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या मिलकर क्या बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए सेल वॉल पढ़ लिया हमने, क्या होता है सारी चीज़ें। अब हम सेल वॉल का फंक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे कि इसका कार्य क्या है, ठीक है। कुछ फंक्शन हम यहाँ पे भी लिख दिए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल को हमने देखा, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या होता है, पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज होता है। ये सेल को शेप और साइज मेंटेन करने में हेल्प करता है। और कह रहा है ये रिजिड होता है, हार्ड होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम फंक्शन में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए ये रिजिड इसलिए होता है क्योंकि जब वाटर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होता है, वाटर का कंसंट्रेशन मतलब वाटर का अमाउंट सेल के बाहर ज़्यादा होता है, तो सेल के अंदर वो चीज़ें, वो पानी अंदर आ जाता है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर अभी क्या है, पानी कम है, बाहर पानी ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ आए। ये जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है वो प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है,
ऑस्मोसिस कहलाता है। जब वाटर के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे सेल के अंदर आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस दो तरह का है। अगर सेल पानी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर आता है तो उसको एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर आ रहा है। वहीं पर ठीक इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस, जब सेल के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सराउंडिंग यानी कि बाहर निकल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाहर निकल रहा है, एक्सो मतलब होता है बाहर, एक्सो ऑस्मोसिस। आई बात समझ में? ठीक है, वो भी हम डीपली पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं कि सेल के अंदर जब आ गया तो वहाँ पे सेल के अंदर जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो सेल जो है हमारा कोलैप्स हो सकता है, फट सकता है, और सारे ऑर्गेनिज्म बाहर निकल, जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो बाहर निकल सकते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म बाहर निकल सकते हैं। जिससे ऐसे तो कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, तो प्लांट को इसलिए सेल वॉल दिया गया है जिसकी वजह से वो क्या कर सके, वो अपना प्रेशर जो है वो मेंटेन रख सके, सेल बर्स्ट ना हो पाए। आ रही बात सुनिए। तो सेल वॉल जो होता है वो पहली बात तो इट मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ सेल, यानी कि सेल वॉल क्या करता है? सेल के शेप और साइज को मेंटेन रखने का काम करता है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है, ठीक है ना, कि बाहर का अगर कुछ एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो प्लांट, ठीक है, अपने सुरक्षा रख पाए, वो मैकेनिकल सपोर्ट भी कौन देता है? सेल वॉल देता है, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए एक प्लांट सेल ऐसे है और दूसरा प्लांट सेल ऐसे है, और दोनों आसपास हैं, ठीक है ना। तो अगर दो सेल, मान लो ऐसे मैं बना रहा हूँ, अगर दो सेल ऐसे आसपास हैं, ठीक है, ऐसे दो सेल आसपास हैं, तो मान लो इसके अंदर वाटर की कमी है या किसी तरह का किसी सॉल्यूट्स का कमी है, तो ये क्या करेगा? ये अपना कुछ हिस्सा इसके अंदर कुछ सॉल्यूट भेज देगा जो इसको नीड है, और जो इसके पास नहीं है ये सेल क्या करेगा? इसको यहाँ पे भेज देगा। लेकिन क्या ये डायरेक्ट ऐसे बाहर भेज देंगे उसके बाद ये चीज़ें अंदर चले जाएंगी? ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक पाथवे होता है, या आप कह लो रास्ता होता है, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक सेल का ये सॉल्यूट्स दूसरे सेल में जाता है। और जो सेल वॉल होती है बेटा वो फुल्ली परमेएबल होती है, मोर परमेएबल होती है वाटर के लिए और सॉल्यूट्स के लिए। कहने का मतलब क्या है कि वाटर हो गया या सॉल्यूट्स हो गए, ठीक है, वो कहाँ जा सकते हैं? अगर हम मान लो सेल रख दिया हमने तो वो मान लो पानी है, पानी तुरंत अंदर चला जाएगा। अगर यहाँ पे पानी जाते हैं, यहाँ पे पानी कम है तो ये पानी बाहर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग शाम को चना भिगोते हो तो वो बहुत ही क्या होता है? सिकुड़ा सिकुड़ा सा होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप भरते पानी में डालते हो, सुबह देखते हो वो फूल जाता है। ऐसे किशमिश है, किशमिश को आप पानी में भिगो दो वो फूल जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है वो उसके अंदर जा चुका है। अब सेल वॉल अगर परमेएबल ना होता, ठीक है, पोर्स ना पाए थे तो वो क्या जा पाता? नहीं जा पाता। सुनना है? और एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे जाता है? वो जाता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो सेल वॉल है, ठीक है, वो परमेएबल होता है कि इम्परमेएबल होता है? सेल वॉल इज मोर मोर परमेएबल कहने का मतलब क्या है? मोर परमेएबल, देखो परमेएबल वर्ड आता है और एक इम्परमेएबल वर्ड आता है। परमेएबल वर्ड मतलब क्या होता है कि आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है,
ठीक है ना। और इम्परमेबल वर्ड क्या होता है, उसको वो देख के जाएगा। अपना जैसे आप कहीं जा रहे हो, मान लो शादी विवाह में जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऐसे जाए गए, खाना खाए, चले आए। लेकिन वही कहीं आप अधिकारियों के बीच जा रहे हो या फिर कहीं मीटिंग में जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप के टोकन लगते हैं, या फिर आप मेट्रो में भी गए हो तो मेट्रो में जाने के लिए क्या लगता है, टोकन लगता है। तो ठीक है, तो जहाँ पे इम्परमेबिलिटी होती है वहाँ पे क्या दिखाना पड़ता है, टोकन दिखाने के काम आता है। और जब वो टोकन दिखाते हैं तभी वो चीज़ें होती हैं। अभी टोकन क्या है ये बस समझाने के लिए था। आगे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, इम्परमेबल कहाँ आएगा, सेलेक्टिव परमेबल कहाँ आएगा, ठीक है ना। अभी बस आप इतना जानिए, परमेबल है तो यहाँ से कोई भी चीज़ें आ जा सकती हैं, समझ में आया। तो सेल वॉल इज मोर परमेबल, सेल वॉल इज मोर परमेबल। जैसे आप अपने घर के अंदर आना चाहते हो तो आप दौड़ के आ सकते हो, आराम से आ सकते हो, चिल्ला के आ सकते हो, चाहे जैसे। लेकिन दूसरे के घर में घुसना हो तो बड़े विनम्र भाव से, प्यार से पहले आप डोर बेल बजाओगे, फिर अंदर आने के लिए पूछोगे, तब आराम से जूता बाहर ही निकाल दोगे। अरे बस में तो अगर आपका घर है तो वो परमेबल है, यानी कि आओ जाओ, ठीक है। और वहीं पे अगर दूसरे का घर है तो वो इम्परमेबल है। और कुछ जगह होती है जो सेलेक्टिव परमेबल होती हैं, आप सभी के घर में तो नहीं घुस जाओगे, ठीक है, तो वो चीज़ें परमेबल हो गई। सेल वॉल इज मोर परमेबल, सभी चीज़ों के लिए। किसके लिए, फॉर वाटर एंड सल्यूट्स, ठीक है ना। चलिए फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, द सेल मटेरियल इज ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन सेल टू another cell. The cell material is transferred from the one cell to another cell, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल से आ रहा है, with the help of प्लाज्मोडेस्माटा। किसके द्वारा जा रहा है बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। ये इसके फंक्शन हो गए। सेल वॉल क्या होता है ये हो गया। फिर हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए, सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर अगला आपको एक वीडियो और मिलेगा जो सेल ऑर्गेनेल्स पे रहेगा, वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है। और सारे एक वीडियो को जरूर देखें, आपकी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आपके NTSC में आने वाले सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन हम करवाएंगे भी, ठीक है, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप लोग को मैं पहले ही बताने वाला था लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप लोग के ही हेल्प से, आप लोग की मदद से आज हम 500 प्लस सब्सक्राइबर कर चुके हैं, जो हमारी अब फैमिली बन चुकी है। इस फैमिली को और एक्सपेंड करिए, ये आप लोग का आप लोग के ऊपर मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अपने मित्र को, अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस में सभी को बताइए, ठीक है। एक चैनल है जिस पे अच्छा कंटेंट दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, डेली बेसिस पे हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो शेयर करिएगा, नहीं तो फिर मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।